अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं की पॉइंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के टॉपिक को हम जो है वो आज की इस वीडियो में उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा की पॉइंट्स में हम वो बातें डिस्कस करते हैं जो अक्सर स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स बुक रीड करने के बाद उन्हें पिक नहीं कर पाता, या अगर पिक कर पाता है तो उनको रिटेन नहीं रख पाता। तो आज की इस वीडियो में उन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की बात करेंगे। ब्लड का 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा है, फिर 45% हिस्सा जो है वो ब्लड कार्पसल है। ब्लड के अंदर जो मोस्टली प्रोटीन पाए जाते हैं वो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन है। ये तीनों प्रोटीन के नाम याद रखने हैं। प्लाज्मा का 90% हिस्सा जो है वो क्या है, पानी है। फिर हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल के हवाले से। रेड ब्लड सेल को जो है वो इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। शेप के लिहाज से ये बाइकॉनकेव होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। सर्कुलर प्लेट लाइक सेल, सर्कुलर प्लेट की तरह होते हैं। एवरेज डायमीटर इनकी आपने याद रखनी है 7 to 8 माइक्रोमीटर। इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है, कंबाइन होता है, तो जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा आरबीसीज जो है वो आर फॉर्म इन बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर बनते हैं मोस्टली स्टर्नम और रिब्स की जो बोन मेरो होती हैं उनके अंदर ये बनते हैं। इसके अलावा भी एक्सेट्रा, इसके अलावा भी फीमर और लॉन्ग बोन्स के अंदर बनते हैं। तो ये आरबीसीज जो वो बोन मेरो में बनते हैं। आरबीसीज डिस्ट्रॉय आफ्टर 120 डेज, 120 दिन के बाद जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय फेगोसाइटोसिस इन स्प्लीन और लीवर। 120 दिन के बाद ये फेगोसाइटोसिस के जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन और लीवर में। बाइल पिगमेंट्स जो हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये याद रखना है, पूछा जाता है कि बाइल पिगमेंट के नाम बताओ, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है। आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। आरबीसीज कंटेन एंजाइम का कार्बोनिक एनहाइड्रेज व्हिच प्ले अ रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। आरबीसीज के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आरबीसीज हैव नो अदर ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर जो है वो कोई अदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इसके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। फिर इसी तरीके से WBCs की हम बात करेंगे तो WBCs जो हैं उनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इरेगुलर शेप होती है इनकी, न्यूक्लिएटेड होती हैं, लार्जर बट लेस नंबरस देन RBCs। ये जो है वो साइज़ के एतबार से जो है वो रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं लेकिन तादाद के एतबार से कम होते हैं। फॉर्म्ड इन बोन मेरो में बनते हैं, स्प्लीन के अंदर, थाइमस के अंदर और लिम्फ नोड के अंदर ये बनते हैं। शॉर्ट लाइफ ड्यूरेशन इनकी कम होती है, डिस्ट्रॉय इन 20 to 30 आवर्स, 20 से 30 घंटों में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कहलाते हैं ग्रेन्युलोसाइट, जिसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर कहते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और एक ग्रेन्युलोसाइट जिन्हें हम मोनोन्यूक्लियर कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स की एग्जांपल यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड वालों की एग्जांपल है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। और एक ग्रेन्युलोसाइट जिन्हें हम मोनोन्यूक्लियर कहते हैं, ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स इसकी एग्जांपल हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स ये फेगोसाइटिक सेल हैं। ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस के जरिए जो है वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइटोसिस के जरिए मारते हैं। लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल एंड बेसोफिल प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन, हिस्टामिन, हेपरिन। लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल और बेसोफिल ये तीनों जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये तीनों प्रोड्यूस करते हैं एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, हिस्टामिन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, हेपरिन प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। ये तीनों फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं प्लेटलेट की बात करेंगे। इरेगुलर सेल फ्रेगमेंट से ये बड़े बड़े सेल जो होते हैं जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। आपकी बुक में इसका वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं वो टूटते हैं और इनके फ्रेगमेंट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स कहलाते हैं। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, प्रोड्यूस विद इन द बोन मेरो। बोन मेरो में बनते हैं। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ब्लड की अगर हम बात करेंगे, इसके फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट, बॉडी की जो हीट होती है वो पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म रखने की जिम्मेदारी ब्लड की है। ऐसा नहीं है कि हाथ का टेम्परेचर कम हो, टांग का टेम्परेचर कम हो तो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हीट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स ओन लॉस, अगर कोई चोट लग जाए तो फौरन से खून जमना शुरू हो जाता है तो अपने लॉस होने के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
अब अगर हमारे ब्लड की अगर हम बात करें, इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स 72% होते हैं और 28% जो होते हैं वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होता है। अब इन ग्रेन्युलोसाइट्स जो कि 72% है, उसमें 70% जो होता है वो इसिनोफिल, 70% जो वो न्यूट्रोफिल है, 1.5% इसिनोफिल है और 0.5% बेसोफिल है। यानी ग्रेन्युलोसाइट्स में सबसे कम मिकदार में जो है वो बेसोफिल रहता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं, उसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स हाई अमाउंट में और मोनोसाइट्स कम अमाउंट में। फिर उसके बाद ल्यूकीमिया की बात करेंगे कि मैलिग्नेंट डिसऑर्डर ऑफ द हीमोपोएटिक टिश्यू है। मैलिग्नेंट का मतलब कैंसर वाली बीमारी, फैलने वाली बीमारी, तो इसको ल्यूकीमिया को सिंपली हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो ये मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है हीमोपोएटिक टिश्यू, वो टिश्यू जो ब्लड बनाते हैं उसके अंदर ये कैंसर वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड इन ब्लड, ब्लड सेल के अंदर जो है वो एबनॉर्मल ल्यूकोसाइड बहुत ज़्यादा बनते हैं। कॉज वजह अननोन है, हमें नहीं बताया, अलबत्ता सेवरल फैक्टर्स, कई फैक्टर हैं जो ल्यूकीमिया कॉज कर सकते हैं, जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, रेट्रोवायरस, जेनेटिक्स, ये सब जो है वो क्या कर सकते हैं, ल्यूकीमिया कॉज कर सकते हैं। फिर उसके बाद थैलेसीमिया की बात करेंगे। थैलेसीमिया क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन जो है उसमें जो है वो क्या है, सही तरीके से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, इसे थैलेसीमिया कहते हैं। और ये जो है वो क्या है, हेट्रोजाइगस, यानी अगर एक जीन उसका सही और एक जीन खराब है तो वो थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, उसमें पर्सन जो है वो माइल्डली अफेक्टेड होता है। लेकिन थैलेसीमिया मेजर जो है, यानी इसमें दोनों जीन अगर खराब है तो वो होमोजाइगस कहलाता है और उसमें क्या है, ग्रोसली इम्पेयर, खून की बहुत ज़्यादा कमी होगी होमोजाइगस वाली कंडीशन में। फेलियर टू सिंथेसाइज बीटा चेन, अगर बीटा देखा अपना हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फा और बीटा चेन है ना, अगर अल्फा चेन सही से नहीं बना रहा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन नहीं बना रहा तो बीटा थैलेसीमिया, और बीटा थैलेसीमिया जो है वो मोस्ट कॉमन है। फिर हम बात करते हैं हार्ट के हवाले से, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है वो हार्ट है। पेरिकार्डियम डबल लेयर सराउंड हार्ट, हार्ट के अराउंड जो डबल लेयर होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और इस पे डबल लेयर के मिड में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी फ्रिक्शन से रोकता है। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और कार्डियक साइकिल जो है उसके हवाले से एक लेक्चर में आपको छोटा सा दूंगा, जिसमें डायग्राम की मदद से मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि हार्ट में कितने चेंबर है, कौन सा लार्जर है, कौन सा ग्रेटर है, कहाँ प्रेशर ज़्यादा है, कौन से वॉल को क्या कहते हैं। तो वो मैं आपको इसी की पॉइंट के साथ आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो ये आप दोनों कवर हो जाएंगे। डायस्टोल, जब हार्ट रेस्टिंग वाले स्टेज में होता है उसे डायस्टोल कहते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्टेड फेज में होता है उसे सिस्टोल कहते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी की सर्कुलेशन में, उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। हार्ट बीट की अगर हम बात करेंगे 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। फर्स्ट हार्ट साउंड जिसे कहते हैं लब, वो क्लोजर ऑफ एवी वॉल, एवी वॉल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है उसे लब कहते हैं। सेकंड हार्ट साउंड जिसे डब कहते हैं, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल, सेमील्यूनर वॉल जब क्लोज होते हैं जिसमें एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल है वो क्लोज होते हैं तो सेकंड हार्ट प्रोड्यूस होता है, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। वन कंप्लीट हार्ट बीट, एक कंप्लीट हार्ट बीट जो है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड है। हार्ट मर्मर, डिफेक्ट इन वन और मोर, देखें भाई जो है वो नॉर्मल हार्ट साउंड जो है वो लब और डब है, लेकिन अगर हार्ट के जो वॉल हैं, वॉल जो होते हैं ना जिसमें एवी वॉल है, सेमील्यूनर वॉल है, अगर एक या एक से ज़्यादा अगर वॉल ख़राब हो जाए तो उसमें एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं हार्ट मर्मर कहते हैं। हार्ट मर्मर क्या है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड है। वन कंप्लीट हार्ट बीट, एक कंप्लीट बीट को प्रोड्यूस होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। देखें भाई एक मिनट में 72 बार धड़कता है ना 72, तो एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 को 72 से डिवाइड करो आपके पास आ जाएगा 0.8 सेकंड, तो एक कंप्लीट बीट को पूरा होने में 0.8 सेकंड लगते हैं। हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग बिफोर द बर्थ एंड नेवर स्टॉप टिल डेथ, ये वो ऑर्गन है जो पैदाइश से पहले काम करना शुरू कर देता है और मरते दम तक ये कभी रुकता नहीं है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ बात करते हैं स्टिमुलस फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। भाई दिल के जो कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, इसके जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो एसए नोड, दिल का एक पार्ट होता है, एसए नोड कहते हैं, जो कि नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहलाता है। क्या कहता है, नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहलाता है, और वहीं से दिल की जो बेसिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होता है वहाँ से शुरू होता है। डिले ऑफ अबाउट 0.15 सेकेंड इन कंडक्शन फ्रॉम द एसए नोड टू एवी नोड। एसए नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल एवी नोड तक जाते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है, 0.15 सेकेंड का गैप आता है। आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है इम्प्लांटेड बीनीथ
बिनीथ द स्किन, स्किन के नीचे ये बाकायदा जो है वो इम्प्लांट होता है, इसे आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। ब्लू बेबीज इसे कहते हैं साइनोसिस। इसमें होता क्या है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होना शुरू जाती है, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ज़बान में साइनोसिस और आम ज़बान में कहते हैं ब्लू बेबीज़। अब ये ब्लू बेबीज़ जो है इसकी वजह क्या होती है, डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल जो होती है उसकी परसेंटेज जो होती है वो ब्लड में बढ़ जाती है, इस वजह से पेशेंट को साइनोसिस होना शुरू जाता है। मोस्ट कॉमन जो इसकी वजह है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हमारे कोर्स में एग्जाम्पल 3 है, VSD, ASD, PD है। इन तीनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सेप्टम डिफेक्ट, सेप्टल डिफेक्ट भी कहलाता है या सेप्टम डिफेक्ट भी कहलाता है। ASD एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी कहलाता है। PD है परसिस्टेंट डक्टस आर्टियोसिस। ये तीनों जो है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं और इनमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ब्लड जो होता है वो मिक्स हो रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो साइनोस होता है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज की बात करेंगे। आर्टरीज वो ब्लड वेसल होती हैं जो ब्लड को कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, दिल से दूर लेके जाती हैं। थिक वॉल, इनकी वॉल थिक होती है, ल्यूमेन छोटा होता है। देखो वॉल इनकी थिक होती है, ल्यूमेन इसका इंटरनल डायमीटर कहलाता है। ल्यूमेन क्या कहलाता है, इंटरनल डायमीटर कहलाता है। जबकि ये क्या है, टुवर्ड्स हार्ट, ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट लाती है। थिन वॉल होती है और लार्ज ल्यूमेन होता है। वॉल इनकी देखो थिन है, यहाँ इसकी देखो वॉल मैंने थिक बनाई है, ल्यूमेन इसका लार्ज है। इसी तरीके से इसकी 3 लेयर होती है, टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटरना। ये तीनों इसकी जो है वो लेयर है, सेम तीनों लेयर यहाँ पे भी पाई जाती हैं। आर्टरीज होती है वो क्या होती हैं, पल्सटाइल होती है, इसमें इसके ज़रिए हम पल्स फील कर सकते हैं। ये नॉन पल्सटाइल होते हैं, सिर्फ हम दिल की धड़कन चेक नहीं कर सकते। मच इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। लेस इलास्टिक, डू नॉट कंटेन वॉल्व, इनके पास वॉल्व नहीं होते हैं, इनके पास वॉल्व होते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है, एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने देना, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को ना आने देना। ये बाकायदा लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। डू नॉट कोलैप्स वेन एम्प्टी, जब खाली हो जाती है तो इनकी वॉल कोलैप्स नहीं हो जाती। जबकि वेन क्या होती है, जब इसके अंदर ब्लड नहीं होगा तो ये वेन की दोनों वॉल क्या हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती है, आपस में मिल जाती हैं। इसी तरीके से आर्टरीज के अंदर हमेशा जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। वेन के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय किसके, पल्मोनरी वेन के। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैपिलरीज की बात करेंगे। माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल है, इनके पास सिर्फ एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर, जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। साइड ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यहाँ गैसियस एक्सचेंज जो वो गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इस वॉल से जो है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है। 7 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर, इनकी डायमीटर जो होती है वो 7 to 10 माइक्रोमीटर होती है और ये माइक्रोस्कोपिक है। फिर ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ब्लड प्रेशर दर हकीकत क्या है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट यूनिट एरिया ऑफ वेसल वॉल। वेसल वॉल पर ब्लड की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही होती है पर यूनिट एरिया, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसकी यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसका नाम याद रखना है, स्फिग्मोमेनोमीटर इज यूज टू मेजर बीपी। ब्लड प्रेशर जो वो 120/80 नॉर्मल होता है, जिसमें कहते हैं सिस्टोल। जिस वक्त हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड वाली फेज में होता है उस वक्त का बीपी होता है सिस्टोल ब्लड प्रेशर, जो कि ज़्यादा होगा 120। जिस वक्त हार्ट रिलैक्स होता है उस वक्त प्रेशर होता है 80। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। सिस्टोल और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो पल्स प्रेशर कहलाता है। यानी सिस्टोल ब्लड प्रेशर 120 है और डायस्टोल 80 है। पेपर में आ जाए कि भाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 है और डायस्टोलिक जो है वो सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक 80 है, तो आप सिस्टोल वाले में से डायस्टोल को माइनस कर दोगे, जो रीडिंग आ जाएगी वो पल्स प्रेशर कहलाएगी। तो पल्स प्रेशर कितना है इसमें 40। अगर बीपी आपके पास 130 हो, नीचे अगर 90 हो, तो आप क्या करोगे, 130 में से 90 को माइनस करोगे, तब भी आंसर क्या आएगा 40। तो सिस्टोल में से डायस्टोल को माइनस करोगे, जो रीडिंग आएगी वो पल्स प्रेशर की होगी। आर्टियोल्स कंस्ट्रिक्टेड, याद रखिएगा ब्लड प्रेशर जो मेनली कंट्रोल कर रहे होते हैं वो आर्टियोल्स करती हैं। आर्टरीज से निकलने वाली जो छोटी ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम आर्टियोल्स कहते हैं। ये आर्टियोल जब कंस्ट्रिक्ट होती है, जिसे वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और ये जब डायलेटेड होती है, वेजो डायलेशन होती है, तो बीपी क्या होता है, कम होता है। ब्लड फ्लो मच फास्टर इन लार्जर आर्टरीज, लार्जर आर्टरीज के अंदर इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। मच फ्लोअर इन कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर ब्लड की रफ्तार जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से। अ सिस्टम ऑफ ब्लाइंड वेसल्स दैट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लाइंड वेसल्स जो होती हैं, ब्लाइंड वेसल्स का मतलब एक साइड पे ओपनिंग होगी, दूसरी साइड पे ओपनिंग नहीं होगी। देयर इज अ वन ओपनिंग, एक ओपनिंग वाली जो ब्लड वेसल होती है वो ब्लाइंड वेसल्स कहलाती हैं। तो ये ब्लाइंड वेसल्स का जो एक सिस्टम है जो कि ड्रेन
लिम्फ को जो है वो ड्रेन करती है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। लिम्फ वो फ्लूइड होता है जो कैपिलरी से क्या होता है, लीक आउट हो जाता है। भाई गैसियस एक्सचेंज होती है और कैपिलरी से कुछ फ्लूइड भी क्या होता है, लीक आउट हो जाता है। तो उस लीक होने वाले फ्लूइड को दोबारा जो है वो ब्लड में शामिल करने की जिम्मेदारी होती है लिम्फेटिक सिस्टम की। इट कंसिस्ट ऑफ, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, पैचेस ऑफ टिश्यू इन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। कैपिलरी वॉल्स आर परमिएबल टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द आरबीसीज एंड ब्लड प्रोटीन्स। कैपिलरी वॉल जो होती है वो तमाम कंपोनेंट्स जो ब्लड के अंदर शामिल है उसके अंदर परमिएबल है, वो सब चीज़ों से बाहर निकल सकती हैं सिवाय रेड ब्लड सेल के और ब्लड प्रोटीन, क्योंकि ब्लड प्रोटीन भी क्या मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, वो कैपिलरी के पोर से निकल नहीं सकता। 85% ऑफ फ्लूइड रिटर्न्स इनटू द ब्लड एट द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी। भाई आर्टरी से ब्लड निकला, आर्टरी से आर्टियोल, आर्टियोल से कैपिलरीज, कैपिलरी से विनियोल, विनियोल से वेन। तो ये यहाँ तक वेन तक पहुँचते पहुँचते 85% जो है वो ब्लड वाला जो हिस्सा है, लिक्विड वाला हिस्सा वहाँ पहुँच जाता है, फ्लूइड का हिस्सा। लेकिन 15% फ्लूइड जो होता है वो कैपिलरी वाली वॉल से क्या हो जाता है, लीक आउट हो जाता है। उनको कौन वापस लेकर आता है, लिम्फेटिक सिस्टम लेकर आता है। 15% ऑफ द टिश्यू फ्लूइड ड्रेन थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को दोबारा वापस लाता है। अब अगर लिम्फ की अगर बात की जाए कि भाई लिम्फ क्या है, कलरलेस बॉडी फ्लूइड है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। लिम्फ नोड की जो साइज़ है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर 1 इंच इन डायमीटर तक हो सकती है। लिम्फॉइड टिश्यू जो है उसमें लिम्फॉइड टिश्यू कंटेंट, लिम्फॉइड टिश्यू जो है यानी लिम्फ नोड्स वगैरह की भी अगर बात करें उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं और मैक्रोफेजेस शामिल होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, डिफेंस ऑफ द बॉडी, एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरी ऑफ फैट, फैट की एब्जॉर्प्शन करना और फैट को डिलीवर करना इसका काम है। लिम्फ कैपिलरीज को हम कहते हैं लैक्टिल्स, जो कि विलाई के अंदर पाए जाते हैं, पेनिट्रेट द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई में पाया जाता है और उसका वहाँ काम होता है एब्जॉर्ब फैट एंड डिलीवर टू द ब्लड, फैट को एब्जॉर्ब करना और खून तक इसको शामिल करना। फिर इसके बाद हम एडिमा की हम बात करेंगे। टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट rather than being drained into blood by the lymphatic system। भाई नॉर्मली क्या होता है, कैपिलरी से जो फ्लूइड लीक होता है ना, उस फ्लूइड को, लीक होने वाले फ्लूइड को जो है वो दोबारा लिम्फेटिक सिस्टम ले आता है। लेकिन अगर लिम्फेटिक सिस्टम सही तरीके से काम ना करे और टिश्यू फ्लूइड क्या हो, एक्यूमुलेट, वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है, रादर देन बीइंग ड्रेन इनटू ब्लड, दोबारा ब्लड में शामिल होने के बजाय वो फ्लूइड जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में जाकर अगर जमा हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं एडिमा। एडिमा की वजह क्या हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हो सकता है, किडनी फेलियर, किडनी काम ना करे, हार्ट फेलियर, हार्ट सही तरीके से काम ना करे, सीवियर डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन अगर लंबे टाइम तक ना खाए तो भी एडिमा हो सकता है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, या तो लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज फिलियरियासिस, इन्फेक्शन बाय नीमाटोड्स। मोस्ट कॉमन कॉज जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन का है वो फिलियरियासिस है, जिसमें नीमाटोड की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। या कैपिलरीज की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्लूइड कैपिलरी से निकलना शुरू हो जाए, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज ड्यू टू बर्न्स और एलर्जिक रिएक्शन। बर्न्स अगर कोई इंसान जल जाता है तो भी वहाँ स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन में भी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा ना, कोई भी जल जाता है तो ब्लिस्टर बन जाता है, फोड़ा बन जाता है। तो वो ब्लिस्टर क्यों बनता है, क्योंकि जलने की वजह से उसकी कैपिलरी की परमेबिलिटी बहुत बढ़ गई थी और बहुत सारा फ्लूइड ब्लड से निकल कर वहाँ क्या होता है, जमा हो जाता है, एक स्वेलिंग की शक्ल क्या कर लेता है, इख्तियार करता है। फिर हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, डिजीज ऑफ आर्टियल वॉल। आर्टियल वॉल कौन सी आर्टियल वॉल, तो 3 है, इंटीमा, एक्सटर्ना और मीडिया। तो इसमें कौन सी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज ऑफ आर्टियल वॉल। आर्टियल वॉल कौन सी, इंटीमा के अंदर होती है, विच लूज इस इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से वो अपनी इलास्टिसिटी खो बैठती है। आर्टरीज बिकम एक्सट्रीमली हार्ड, आर्टरीज का हार्ड होना आर्टियोस्क्लेरोसिस कहता है, और सिंपली हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, हार्डरी इसमें सख्त हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह क्या है, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, मेल जेंडर, मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, इंसान पड़ा रहे, एक्सरसाइज ना करता रहे, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल के लेवल का हाई होना, सीवियर डायबिटीज, शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा, शुगर मुसलसल हाई रहती है। फैमिली हिस्ट्री खानदानी तौर पे भी हो सकता है। एंशियस एग्रेसिव पर्सनैलिटी, एंशियस एग्रेसिव पर्सनैलिटी क्या, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, ये ऐसे लोगों को भी ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। रिस्क इंक्रीजेस विद एज, उम्र के साथ साथ जो है वो रिस्क में इजाफा होता है। एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, पेन इन द चेस्ट, सीने में, चेस्ट में पेन होगा, बाजू में दर्द होगा और जो जबड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। हाइपरटेंशन की बात करेंगे, लफ्जी मतलब तो ब्लड प्रेशर का हाई होना। इसकी डेफिनेशन क्या, मीन आर्टेरियल प्रेशर ऑफ ग्रेटर देन
मिलीमीटर ऑफ मर्करी अंडर रेस्टिंग कंडीशन, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का जो मीन लेते हैं, मीन वैल्यू कितनी आ जाए 110 से ज़्यादा आ जाए रेस्टिंग कंडीशन में, इंसान रेस्ट कर रहा हो फिर भी इसका अगर मीन आर्टेरियल प्रेशर 110 से ज़्यादा आता है वो हाइपरटेंसिव है। इसमें डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो ग्रेटर देन 90 आ रहा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 135/140 से ज़्यादा आता है। ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं। वजह क्या है? हेरिडिटी, खानदानी तौर पर, हाई इंटेक ऑफ सॉल्ट एंड डाइट, नमक ज़्यादा खाना, स्मोकिंग, ओबेसिटी, मोटापा, डिसऑर्डर ऑफ किडनी और एड्रिनल ग्लैंड। किडनी और एड्रिनल ग्लैंड का अगर डिसऑर्डर होता है तो भी इंसान का ब्लड प्रेशर क्या रहता है? हाई रहता है। फिर इसके बाद जो वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विद इन एन इंटैक्ट ब्लड वेसल। ब्लड वेसल इंटैक्ट है, कोई इंजरी नहीं हुई, फिर भी वहाँ खून जम जाना वो कहलाता है थ्रोम्बस। और वही थ्रोम्बस क्या हो? इफ़ अ क्लॉट डिसलॉग एंड ट्रेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, वही क्लॉट जो है वो डिसलॉग हो, वहाँ से हटे, एंड ट्रेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में तैरता हुआ कहीं और अगर चला जाता है तो वो कहलाता है एम्बोलस। अगर कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वो आर्टरीज होती हैं जो दिल के अराउंड होती हैं, हार्ट के अराउंड जो आर्टरीज का जो पूरा एक नेटवर्क बना होता है वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती है। अगर कोरोनरी आर्टरीज में अगर थ्रोम्बस आ जाता है तो इंसान को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या जिसे हम सादा अल्फाज में कहते हैं हार्ट अटैक हो सकता है। और थ्रोम्बस ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करी होती है, अगर उसमें थ्रोम्बस आ जाए तो इंसान को क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड का पैरालाइज होना, ये कहलाता है हेमीप्लेजिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक की जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो हाइपरटेंशन है, और दूसरा जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। इम्यून सिस्टम की बात करेंगे, वैसे तो इम्यून सिस्टम का मैं कोशिश करूंगा आपको जो है वो लेक्चर जो है वो दे देंगे, क्योंकि इसमें पूरी एक कहानी है, पूरी पिक्चर बनी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की, तो वो मैं इस ग्रुप के अंदर आपको इसका लेक्चर दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मोटी मोटी बातें बता दूं, शॉर्ट लिव फेगोसाइट्स, शॉर्ट लिव फेगोसाइट्स जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल को कहा जाता है। मोनोसाइट डेवलप इनटू लॉन्ग लिव मैक्रोफेज, लॉन्ग लिव फेगोसाइट्स जो होते हैं वो मैक्रोफेज कहलाते हैं, और ये मैक्रोफेज जो है वो मोनोसाइट दर हकीकत मैक्रोफेज की शक्ल इख्तियार करते हैं इम्यून सिस्टम के दौरान। और मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं, ये एंटीजन जो है वो फेगोसाइटोसिस के लिए प्रेजेंट भी कर रहा होता है। नेचुरल किलर सेल जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं वायरली इन्फेक्टेड ऑन सेल, वो सेल हमारे जो वायरस से अफेक्टेड हो जाते हैं तो नेचुरल किलर सेल उसको मारते हैं। कैंसर सेल को भी मार देते हैं। रिलीज सम पोर फॉर्मिंग प्रोटीन इनटू द टारगेट सेल, लाइसिस ऑफ द सेल, और वो कुछ प्रोटीन रिलीज कर रहे होते हैं जो कि उसके अंदर सुराख होल करते हैं और जो कि सेल की लाइसिस कराता है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जो है उसमें लाइसोसाइम, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और इंटरफेरॉन जो है ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन कहलाते हैं। लाइसोसोम दर हकीकत इनमें से क्या है? एंजाइम है जो कि टीयर्स, आंसू में, सलाइवा में और म्यूकस सिक्रेशन में पाया जाता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वर्क इन एन इनेट एज वेल एज एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम लेक्चर में पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वाहिद है जो इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों में काम करता है। कोज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लाइसिस कराता है। सर्व एज कीमो अट्रैक्टेंट फॉर मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के लिए कीमो अट्रैक्टेंट का काम करता है। प्रोमोट फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस को प्रोमोट करता है। इंटरफेरोन आर सिक्रेटेड बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल, जब कोई सेल जो होता है वायरस से इन्फेक्ट होता है तो ये इंटरफेरोन नाम का केमिकल क्या करता है? रिलीज करना शुरू करता है। बाकी इस टॉपिक का इम्यून सिस्टम का, यानी इस की पॉइंट में 2 लेक्चर मैं आपको सेंड करूंगा, एक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और कार्डियक साइकिल की जो डायग्राम वाला लेक्चर होगा वो भेजूंगा, वो देख लेना, और इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो लेक्चर भेजूंगा वो आप अच्छे से देख लेंगे, तो इंशाल्लाह सारे एमसीक्यू आपके इजीली कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।